हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि व्हाट इज पीएफ अकाउंट, यानी कि पीएफ अकाउंट्स क्या होता है, ईपीएफ क्या होता है और पीपीएफ क्या होता है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर दिया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए इनकम टैक्स की, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जब हम ईपीएफ की बात करते हैं तो उसमें दो फैक्टर आते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। दो चीजें आती है, एक एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, दूसरा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन का कंट्रीब्यूशन आता है जो पर्सन उसमें इन्वेस्ट करता है। ओके, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले होते हैं कि ये किस तरह से टैक्सेबल होता है इनकम टैक्स के अंदर, यानी कि पीएफ के जो पीएफ में एम्प्लॉयर में जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, अगर उसका कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या वो अमाउंट वापस हमको साथ में एक साथ मिलता है, तो क्या वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होता है, यानी इसके ऊपर क्या हमको इनकम टैक्स पे करना होगा या नहीं करना होगा, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का सिंपल सा मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। अब उसमें ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? ये सिर्फ और सिर्फ होता है जो भी इंप्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी कि कोई इंप्लॉय है जो जॉब कर रहा है उनके लिए होता है। तो यहाँ पर दो तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है। एक मैंने अभी बताया आपको, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन यानी कि 12% अपनी सैलरी में से वो कंट्रीब्यूट करेगा और साथ में 12% कंट्रीब्यूट करेगा इंप्लॉयर। दैट मीन्स कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी सैलरी होगी उसका 24% कंट्रीब्यूशन पीएफ अकाउंट्स के अंदर होता है। ओके, जो भी ये पीएफ अकाउंट्स में हम अमाउंट जमा कराते हैं तो हमारी इनकम कैसे होती है? तो हमारी इनकम होती है इंटरेस्ट। ओके, तो यहां पर आपको दो टाइप के इंटरेस्ट मिलता है। एक इंटरेस्ट मिलता है कि जो इंप्लॉयर ने अमाउंट जमा किया था उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरा इंप्लॉयर ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था उसका भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों इंटरेस्टों का जो कैलकुलेशन होता है वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है, जो हम अभी कवर करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है वो आपकी इनकम टैक्स के अंदर किस तरह से टैक्सेबल होता है? तो कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17। दैट मींस कि हमने अभी अभी देखा कि 12% आपकी जो भी सैलरी होगी, सैलरी का मतलब सैलरी प्लस डीए होता है, उसका 12% क्या करेगा? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, हमने बोला था जनरल प्रोविडेंट फंड, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड किसके लिए होता है? नॉर्मली एक होता है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था। यानी कि 12% से ज्यादा का अगर कंट्रीब्यूशन कोई इंप्लॉयर करता है तो वो फिर एक्सेस अमाउंट जो भी होगा वो इंप्लॉय के सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा और उसको हमें सैलरी में लेना होगा एज सेक्शन अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। पहली चीज तो आपको एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी करेगा उसका पूरा डिडक्शन आपको सेक्शन 80C के अंदर मिलता है। यानी कि इनकम टैक्स का हमारा एक सेक्शन है जिसके हम बात करते हैं जनरल डिडक्शन। जनरल डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलता है। तो उसमें इंडिविजुअल अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के अंदर उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिलता है। ओके, देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी हम क्या देख रहे हैं, यानी कि ये किस तरह से टैक्सेबल होता है। तो ये जो इंटरेस्ट मिलेगा जिसका इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया हुआ, इंप्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया हुआ उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये अगर 9.5% पर एनम तक है तो ठीक है। इससे ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ये भी आपको सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गया यहां तक? कितना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना भी आपका किया हुआ है उसका अगर आपको जो भी इंटरेस्ट 9.5% पर एनम तक मिलता है तो एग्जेंटेड है, लेकिन 9.5 ऊपर से ज्यादा का मिला तो फिर वो आपको सैलरी हेड के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट किया हुआ, एम्प्लॉय ने जो भी कंट्रीब्यूट किया वो भी सेक्शन 9.5% पर एनम के हिसाब से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो एग्जेंटेड है। इसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट है वो 7 से 8% तक रहता है, यहाँ से 9% रहता है, लेकिन अगर 9.5% से ज्यादा का अगर मिल गया तो वो फिर आपको सैलरी हेड के अंदर टैक्स पे करना हो, टैक्सेबल इनकम के रूप में आपको मानना। अब सर हम यहाँ पर बात करते हैं
कि अगर आप बीच में विड्रॉल कर लो, जैसे हमने बोला था कि आपको कुछ भी जरूरत पड़ गई, अगर आप बीच में शादी आ गई या ऐसा कुछ हो गया और आपने बीच में विड्रॉल किया, हमने इसका टेन्योर पीरियड देखा था। एक टेन्योर पीरियड होता है 15 ईयर्स का, यानी कि अगर आप कोई भी पीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो 50 ईयर तक आपको उसको होल्ड करके रखना होता है। लेकिन बीच में अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या विड्रॉल कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। कब? आफ्टर 5 ईयर्स। अगर आफ्टर 5 ईयर्स के बाद अगर आप विड्रॉल करते हो तो वो आपको एग्जेम्प्टेड होगा, लेकिन 5 ईयर्स से पहले अगर आपने विड्रॉल कर लिया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो अमाउंट विड्रॉल और रिटायरमेंट और टर्मिनेशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन डिटेल इन द चार्ट बिलो। दैट मींस कि कुछ कुछ डिटेल से सेक्शन दे रखा है यहाँ पर कि आपको वो किस तरह से एग्जेम्प्टेड होता है और किस तरह से वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्या किया कि सर आप रिटायरमेंट पे जो भी कंट्रीब्यूट आपने किया हुआ है वो अगर आपको मिल रहा है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बीच में अगर आपने विड्रॉल कर लिया 5 ईयर्स पहले तो वो फिर आपको टैक्सेबल हो जाएगा। आपकी सैलरी हेड के अंदर आपको क्या करना होगा? टैक्सेबल करना। ओके चलिए अब हम बात करते हैं सर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये जो फंड होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस, यहाँ पर आपको डिडक्शंस नहीं मिलता है उसका। नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन टैक्सेबल काइंड ऑफ द इंटरेस्ट। ओके एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, इंटरेस्ट ऑन ऑब्लिगेशन नॉट कम अंडर द स्लैब। चलो सिंपल मतलब ये है कि सर ये जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है इसको हमें कुछ ध्यान नहीं रखना। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविडेंट फंड होता है ना ये होता है, एक ये होता है जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ, पब्लिक सॉरी ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके स्टेटेड प्रोविडेंट फंड फुली एग्जेम्प्टेड है। ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है सेक्शन 80C इंटरेस्ट का फुली एग्जेम्प्टेड, और ये भी सेक्शन 80C की तरह इसको डिबेट में। चलिए अब सर हमारे जो इंपॉर्टेंट है ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दैट मीन्स कि एक कोई सिंगल पर्सन है जिसमें कोई एम्प्लॉय नहीं है वहां पे, तो एम्प्लॉयर उनका पीएफ डिडक्ट नहीं कर रहा है और जमा नहीं कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं भी अपने पीएफ में इन्वेस्ट करूं क्योंकि सिक्योरिटी है वहां पे, नॉट एफ लाइबिलिटी है वहां पे। तो इस सिक्योरिटी के कारण वो क्या करता है, वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है। मिनिमम 500 से लेके 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर उनको करना है तो पीएफ अकाउंट्स के अंदर कर सकता है। ये कहाँ होता है सर? ये होता है बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर। तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगा? देखिए एनए इज देयर इज ओनली एसएससी ऑन कंट्रीब्यूशन। अब पीपीएफ के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं, तो यहां पर बात आएगी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो सिर्फ किसका आएगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। अब यहां पर आपको एक चीज और ध्यान से समझनी है, सर क्या उसने 2 लाख रुपए का पीपीएफ के अंदर अमाउंट जमा कराया साल, क्या करा सकता है? करा सकता है, कोई लिमिट नहीं है सर। लेकिन आपको जो डिडक्शंस मिलेगा सेक्शन 80C के अंदर वो मिलेगा सर अप टू ₹1,50,000, यानी कि इसके ऊपर का जो भी अमाउंट आपने किया उसका कोई भी डिडक्शंस आपको इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेगा। ये जो डिडक्शंस आपको दे रखे हैं ना ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रखे हैं। ओके एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जिसमें भी मतलब उस पर्सन ने जितना भी इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे जो भी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में वो रिसीव कर रहा है आफ्टर 15 ईयर्स के बाद में मैच्योरिटी पे या फिर जब भी वो विड्रॉल कर रहा है उस समय उसको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट। ओके दैट मींस फुली एग्जेम्प्टेड, कोई टैक्स पे नहीं करना। तो पीएफ में सिर्फ इन्वेस्ट क्यों करना? पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं सबसे पहले तो जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसका भी आपको डिडक्शंस मिलता है, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला होता है ना वो भी टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री का मतलब एग्जेम्प्टेड होता है। तो दोनों बेनिफिट से आपको वहां पर आपका टैक्स सेविंग भी हो जाता है और यहाँ पर इनकम भी हो जाती है और बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम है। तो पीएफ के अंदर इन्वेस्ट करने का थोड़ा सा फायदा, सिक्योरिटी भी है, इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है सर मार्केट रेट के हिसाब से। अगर आप एफडी कराने जाओगे तो एफडी में क्या होता है एक साथ पैसा आप जमा कराते हो, लेकिन पीएफ के अंदर जैसे जैसे आपके पास में होता है वैसे वैसे आप जमा कराते हो। ओके और बीच में अगर सर आपने कोई विड्रॉल कर लिया तो अगर बीच में आपने कोई विड्रॉल कर लिया फुली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11, दैट मींस ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। ओके तो आज के वीडियोस के अंदर हमने कवर किया, क्या कवर किया सर? ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में जो भी अमाउंट्स आपको मिलता है लास्ट में या फिर आप जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हो वो किस तरह से इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल होता है या फिर एग्जेम्प्टेड होता है। आई होप कि आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पीपीएफ या ईपीएफ के अंदर जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हो या फिर आपको इंटरेस्ट के ऊपर जो मिलता है या फिर एक साथ आप विड्रॉल करते हो या फिर मैच्योरिटी आपकी हो जाती है वो किस तरह से टैक्सेबल
होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छे से वीडियो आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको देख रहे हैं तो गुड नाइट।